आज हम बात करेंगे चैप्टर 17 की अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट्स की। इनकम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में बताते हैं हमें कि क्या कंपनी कमा रही है और क्या खर्च रही है। रेवेन्यूज में सारी कमाई आती है और एक्सपेंसेस में सारे खर्चे आते हैं। तो हम बात करेंगे कि रेवेन्यू कैसे कैसे रिकग्नाइज हो सकता है। रेवेन्यू जब कैश पे रिकग्नाइज होता है थोड़ा डिफरेंटली होता है, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो डिफरेंट रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है, और जब चीज़ें के जो पैसे हैं वो पहले ही मिल जाते हैं एडवांस में तो रेवेन्यू डिफरेंटली रिकग्नाइज होता है। तो जब भी आप कैश पे माल बेचते हो और कोई रिटर्न नहीं आता तो जो रेवेन्यू रिकग्निशन होता है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बट जब आप क्रेडिट सेल पे माल बेचते हो तो आप अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करते हो, अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करते हो। जब भी आप माल बेचते हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज कर देते हो, और जब आप एडवांस में किसी से पेमेंट ले लेते हो तो आप लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिस लाइबिलिटी का नाम होता है अनअर्न्ड रेवेन्यू। आप रेवेन्यू जब भी रिकग्नाइज करते हो पेमेंट इन एडवांस में, जब आप वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो। जब भी आप गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अर्नड रेवेन्यू होता है आपके पास पैसे आ गए हैं बट अभी तक आपने गुड्स डिलीवर नहीं करे, ये लाइबिलिटी होती है। और अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज के। कस्टमर जब एडवांस देता है तो हम अनअर्न्ड रेवेन्यू बनाते हैं, और कस्टमर जब हम कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचते हैं तो हम अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज करते हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने के। अब बात करते हैं कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स की। आईएफआरएस और यूएस गैप कन्वर्ज हो गए थे 2014 में, बट जो इसकी इफेक्टिवनेस आई वो 2018 में आई। कन्वर्ज क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स? कन्वर्ज ये होता है कि देखो यूएस गैप और आईएफआरएस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फॉलोड स्टैंडर्ड्स हैं। तो दो स्टैंडर्ड्स, जैसे यूएस में एक कंपनी एप्पल डिफरेंट यूएस गैप फॉलो करती है, और इंडियन कंपनी रिलायंस जो कि यूएस में भी लिस्टेड है वो आईएफआरएस फॉलो करती है। तो उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आईएफआरएस से यूएस गैप में अपनी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो 2018 में इन दोनों स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी। अब बात करते हैं रिकग्नाइज रेवेन्यू की। रेवेन्यू रिकग्नाइज जब भी करते हैं जब ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस करते हैं, और ये अक्रूवल अकाउंटिंग की तरह सिमिलर ही होते हैं। जब आप रेवेन्यू अर्न करते हो तो ही आप रिकग्नाइज करते हो रेवेन्यू को। अब बात करते हैं 5 स्टेप्स रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए। एक 5 स्टेप होते हैं जिससे हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, किस कस्टमर को हम माल बेच रहे हैं। और दूसरा होता है कि हम बताते हैं कि सेपरेट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या है। जैसे एक बिल्डिंग बनने में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये होगी कि पहले जब फ्लोर बन जाएगा तो हम 25% के पैसे देंगे, फिर सेकंड फ्लोर बन जाएगा तो हम आगे 25% के पैसे देंगे, फिर तीसरा फ्लोर बन जाएगा तो हम 25% और देंगे। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये होता है कि एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उसको सेग्रीगेट कर देते हैं हम छोटे छोटे हिस्से से, जिससे कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकग्नाइज कर सकें। फिर होता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करते हैं कि किस दाम पे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा जाएगा। फिर हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एक ट्रांजैक्शन प्राइस से लिंक करते हैं कि पहले जब एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी तो वो कितने में होगी, फिर दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी वो कितने पे होगी। और जब सारी जो रेवेन्यू है रिकग्नाइज कर लेंगे, जब ही होता है ये जब सारी इनकम और ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाती हैं। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ऑब्लिगेशन सारी पूरी हो जाती है तो हम सारा रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेते हैं। क्योंकि देखो हमने कई बार क्या होता है कि कभी कुछ डिलीवर नहीं करे होते, बट रेवेन्यू कंपनीज एग्रेसिवली रिपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन कंपनीज जिनका रेवेन्यूज धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े होते हैं, बट जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी सालों तक चलते रहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ही 5 साल के होते हैं। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन क्राइटेरिया इसलिए बनाया गया है कि कंपनीज अपने रेवेन्यू को ओवर रिपोर्ट ना करें। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जब भी उतना ही रेवेन्यू रिपोर्ट करें और उतना ही एक्सपेंस रिपोर्ट करें जितना खर्चा किए। सपोज करो एक 8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और उसकी जो
वैल्यू थी वो, मतलब जो कस्टमर देगा वो 10 मिलियन थी, तो जितना प्रोपोर्शन कॉस्ट इंकर हुई है ना उतनी ही प्रोपोर्शन आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो। बेसिकली इसका यही मतलब है, क्योंकि अकाउंटिंग सेटिंग बॉडीज नहीं चाहती कि कंपनीज ओवर रिपोर्ट करें रेवेन्यू को। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखी जाती हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बाय चांस एक पार्टी मुकर जाती है तो दूसरी पार्टी के पास क्या राइट्स हैं अगेंस्ट दी अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा जब भी बनाए जाते हैं जब आपको कलेक्शन प्रॉबेबल होती है, और ये भी होता है कि देखो एक सिमिलर एक्टिविटी है बट आईएफआरएस और यूएस गैप उसकी जो अकाउंटिंग है थोड़ी डिफरेंटली करता है। तो रिकग्निशन हमेशा मैंने देखा है कि एक जैसे सपोज करो डिविडेंड पेमेंट है, डिविडेंड पेमेंट आईएफआरएस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में थोड़ा डिफरेंटली रिकग्नाइज करता है, और डिविडेंड पेमेंट जो यूएस गैप है वो टोटली डिफरेंटली रिकग्नाइज करता है। तो बेसिकली एक चीज़ को दो तरीके से किया जा सकता है आईएफआरएस और यूएस गैप में। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग होने चाहिए। इनके दो क्राइटेरियंस हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में काफ़ी ज़रूरी है। एक की बेनिफिट होना चाहिए कस्टमर को, जो प्रोडक्ट जहाँ फिर सर्विसेज जो मिल रही हैं वो इंडिविजुअली भी यूज़ कर सके और कलेक्टिवली भी यूज़ कर सके। इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई मशीन खरीदती है कंपनी तो उसको अपने प्लांट्स में भी इंटीग्रेट करके यूज़ कर सके, और चाहे तो उसको सेपरेटली भी यूज़ करे। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि प्रॉमिस होना चाहिए ट्रांसफ़र का। प्रॉमिस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, और ये सेपरेटली होना चाहिए अदर प्रॉमिसेस से। तो जब ये दो क्राइटेरियाज हम मीट करते हैं जब भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में। ट्रांजैक्शन प्राइस होता क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस होता है कि एक गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के हमें कितना दाम मिलेगा, हम उसको ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं। ये वेरिएबल भी हो सकता है और ये फिक्स भी हो सकता है। और हम रेवेन्यू जब भी रिकग्नाइज करते हैं जब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि हमें वो रेवेन्यूज मिल जाएंगे, कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। रिवर्स मतलब आपने कोई गुड्स खरीदे और वो गुड्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है कि वो गुड्स आप वापस भी कर सकते हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप गुड्स को वापस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो इस ट्रांजैक्शन को, तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेवेन्यू डिफरेंटली रिकग्नाइज होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 6-6 साल के, आप जब भी रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हो और एक्सपेंस रिकग्नाइज करते हो जब आप एक परसेंट कंप्लीट कर देते हो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। तो जो लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रेवेन्यू रिकग्निशन होते हैं वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स कंप्लीशन की। तो इस ये एक प्रोजेक्ट है जिससे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताएंगे कि कैसे हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं और कैसे हम कॉस्ट रिकग्नाइज कर सकते हैं। इस टोटल प्रोजेक्ट की जो रेवेन्यूज़ हैं वो 10 मिलियन के हैं, और जो कॉस्ट है टोटल वो 8 मिलियन की है। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली डिलीवरेबल नहीं होने चाहिए। और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये होगी जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है एक बिल्डिंग की, पार्ट बाय पार्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, वैसे वैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करेंगे, और इससे क्या होगा हमें रेवेन्यू रिकग्निशन में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि टोटल रेवेन्यू 10 मिलियन के हैं और कॉस्ट 8 मिलियन की है, और इसमें से 50% कॉस्ट पहले साल इंकर हो जाती है। तो टोटल रेवेन्यू थे 10 मिलियन के और कॉस्ट पहले साल में इंकर होती है 4 मिलियन आउट ऑफ 8 मिलियन। तो यहाँ पे हमने 50% जो कॉस्ट है वो इंकर कर ली है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये बोलता है कि आप जितनी प्रपोर्शन की कॉस्ट इंकर करते हो उतना ही रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो। यहाँ पे 4 को डिवाइड करोगे 8 से तो 50% आएगा, ठीक है। तो रेवेन्यूज़ का अगर 50 करोगे तो 5 मिलियन आ जाएगा।
तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम पहले साल का 1 मिलियन रख सकते हैं, क्योंकि 4 मिलियन हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, जो कि 50% है टोटल कॉस्ट की, और रेवेन्यू है हमारे 5 मिलियन, जो कि 50% है 10 मिलियन के। तो हम टोटल 1 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब दूसरे में वेरिएबल कंसिडरेशन है। वेरिएबल कंसिडरेशन मतलब सब कुछ पुराना ही है कि 8 मिलियन की कॉस्ट है और 10 मिलियन की रेवेन्यूज़ है। बट इसमें क्या है कि अगर कंपनी 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसको 1 मिलियन का ज़्यादा बोनस मिलेगा, जो कि बट सर्टेनिटी होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर अनसर्टेनिटी होती है कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो बोनस को रेवेन्यू में रिकग्नाइज उस टाइम तक नहीं कर सकते। तो पहले साल काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो हम ओल्ड वे जो कि 5 मिलियन का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे और 4 मिलियन की कॉस्ट रिकग्नाइज करेंगे। तो पहले साल में हमारा प्रॉफिट आएगा 1 मिलियन का। बट सेकेंड ईयर में हम वो जो 1 मिलियन को है, अब अनसर्टेनिटी आ गई है। फर्स्ट ईयर में हमारी अनसर्टेनिटी थी कि हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे जब भी तो हमें वो बोनस मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में हम वो 1 मिलियन के बोनस को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब टोटल 10 मिलियन के हमारे रेवेन्यूज थे फर्स्ट ईयर तक, जो कि अब 11 हो गए, क्योंकि 1% का 11% का जो है वो हमें जो हमारा रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस हमें बोला गया था कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर दोगे तो आपको 1 मिलियन ज़्यादा मिलेंगे। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट थी पिछले साल की वो थी 4 मिलियन, बट इस साल में हमने 2 मिलियन की कॉस्ट और इंकर करी है। तो 6 डिवाइडेड बाई 8 होता है 75%, और हम अब रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं 75% ऑफ 11 मिलियन, क्योंकि टोटल में 11 मिलियन हमारा रेवेन्यू हो गया था और कॉस्ट हमने 75% इंकर कर चुके हैं। तो रेवेन्यू भी हम 75% रिकग्नाइज कर सकते हैं, जो कि 8.25 मिलियन होता है। तो पिछले साल हमने 5 मिलियन रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया था, और इस साल हम 8.25 रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। बट इसमें से हमें पिछले साल का जो 5 रेवेन्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल 3.25 मिलियन हम इस साल में रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब रिवाइज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि आप एक तो 2 मिलियन का इसमें खर्चा करो, और 2 मिलियन का खर्चा करोगे तो आपको 3 मिलियन का फ़ायदा होगा। तो मतलब एक इन शॉर्ट 1 मिलियन का फ़ायदा होगा आपको दूसरे साल में। तो पहले साल तो सब कुछ सेम ही रहेगा, 5 मिलियन का रेवेन्यू होगा, 4 मिलियन की कॉस्ट होगी, क्योंकि 1 मिलियन हमारा प्रॉफिट पिछले केसेस में भी आया था। बट दूसरे केस में हमारी चीज़ें बदल जाएंगी, जो कि अब जो सेकेंड ईयर में पिछले साल 4 मिलियन की कॉस्ट हुई थी, और इस साल भी 2 मिलियन की कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल 6 मिलियन की कॉस्ट है। बट यहाँ पे 6 मिलियन की कॉस्ट है, मतलब बट फ़र्क आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि पहले हमारी टोटल कॉस्ट 8 मिलियन की थी, बट अब वो 2 मिलियन से इंक्रीज़ हो गई। तो 10% हमारी जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो अब कॉस्ट इंक्रीज़ होने से ये होगा कि पहले 10 मिलियन हमारी कॉस्ट थी, फिर हमारा 1 मिलियन परफॉर्मेंस बोनस आया, और 3 मिलियन जब ये तैयार हो जाएगा, ये कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा, तो टोटल हम 14 मिलियन का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो टोटल 60% है, तो हम 60% ही रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। और अगर हम 60% रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं तो वो होता है 8.4 मिलियन, और पिछले साल हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया था 5 मिलियन का। तो 8.4 माइनस 5 मिलियन हमारा अब जो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं वो 3.4 मिलियन है। तो डिफरेंट तरीके हैं रेवेन्यू रिकग्नाइज के। पहला सिंपल तरीका था, दूसरे में हमने बोनस को इंक्लूड किया था, तीसरे वाले स्टेप में हमने कॉन्ट्रैक्ट को ही नया बना दिया था, क्योंकि इसमें जो कोल्ड स्टोरेज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट वो होता है जैसे कि आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराते हो, तो फ्लाइट की टिकट होती है इंडिगो की, बट आप बुक करते हो मेक माई ट्रिप से। तो मेक माई ट्रिप यहाँ पे एजेंट होता है।
तो दो सिनेरियो है, एक में जब एजेंट क्रेडिट रिस्क और इन्वेंट्री रिस्क बेयर करता है, और एक में जिसमें एजेंट क्रेडिट रिस्क और इन्वेंट्री रिस्क नहीं बेयर करता। जिसमें क्रेडिट रिस्क और इन्वेंट्री रिस्क एजेंट नहीं बेयर करता तो वो उतना ही रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता है जितना उसकी कमीशन होती है। जैसे कि मैंने आपको 5,000 की टिकट बेची सपोज करो, बट उसमें मेक माई ट्रिप की कमीशन सिर्फ 500 रुपये की थी, तो वो 5,000 जो है वो अपना रेवेन्यू नहीं मेक माई ट्रिप रिकग्नाइज कर सकता, जो उसकी कमीशन है वही रिकग्नाइज कर सकता है। बट जब वो क्रेडिट और इन्वेंट्री रिस्क दोनों बेयर करता है तो वो पूरा रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता है, और बट उसको वो टोटल कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली दोनों केसेस में रेवेन्यू उतना ही रिकग्नाइज होगा, बट जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं जो काफ़ी चेंजेस आए हैं स्टैंडर्ड्स में। जब भी हम लॉन्ग टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जितनी भी कमीशन पे करी जाती है तो हम उस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज से क्या होता है, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है, और हम इन एसेट्स को बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर अंडर कन्वर्स स्टैंडर्ड्स के। ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्लोजर्स हैं हमें जो कि करने पड़ते हैं जब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कन्वर्ज हो गए थे। हमें बताना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, इसको हमें कैटेगरी से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कौन से हमारे कस्टमर्स हैं। मतलब एक स्टील का कस्टमर है, एक आपका सीमेंट सेक्टर का कस्टमर है, तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हो। और हम ये भी बता सकते हैं कि एसेट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो कि डिस्क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जितनी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो हमें अभी देनी है, मतलब अभी परफॉर्म करनी है, उसको हमें बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। और जितना उसका अमाउंट होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का, मतलब आउट ऑफ 10 मिलियन हम 5 मिलियन के ऑब्लिगेशन मीट कर चुके हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम 5 मिलियन के ऑब्लिगेशंस मीट कर चुके हैं। और इसमें हमें मैनेजमेंट जजमेंट भी बतानी पड़ती है कि अमाउंट भी बताना पड़ता है और टाइमिंग्स भी बतानी पड़ती हैं कि हमने कितना टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है।